हम डैनियल एलन ब्रूबेकर की इंतहाई हैरानकुन किताब करेक्शंस इन अर्ली कुरान मैन्युस्क्रिप्ट्स 20 एग्जाम्पल्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि इन इब्तदाई किताबों में जो कांट छांट, इजाफे और मिटाए जाने के तबाही शवाहिद यानी फिजिकल एविडेंस मिले हैं, वो हमें तारीख के बारे में आखिर क्या बताते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी असूल तय करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम मजहबी नौइयत की किताबों की बात करते हैं, तो उमूमन हमने अकीदे या थियोलॉजी की ऐनक पहनी होती है। सही, जो कि फितरी बात है। लेकिन आज हमारे सुनने वालों को और हमें वो ऐनक उतार कर एक तारीख दान की ऐनक लगानी होगी। हम इन मखतूतात को आसमानी कलाम या रूहानी पैगाम के तौर पर नहीं, बल्कि गोश्त पोश्त के इंसानों के हाथों से लिखी गई एक तबई और मादी शय यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस तरीक़ेकार को हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ स्याही, चमड़े और उन खुरचे हुए निशानात की बात करेंगे, बगैर किसी मजहबी जानिबदारी के। तो चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें ये मखतूतात लिखे जा रहे थे, यानी 7वीं या 8वीं सदी के अरबी रस्मुल ख़त की तबई हकीकत आखिर थी क्या? असल में उस वक्त के अरबी रस्मुल ख़त को समझना आज के जदीद कारी के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है। आज जब हम अरबी पढ़ते हैं तो इसमें नुक्ते होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। आसानी होती है पढ़ने में। बिल्कुल, लेकिन इब्तिदाई दौर में ख़ास तौर पर हिजाज़ी रस्मुल ख़त में ये सब कुछ नहीं था। उस वक्त सिर्फ हुरूफ का एक बुनियादी ढांचा होता था जिसे रस्म कहा जाता है। रस्म, अच्छा। हाँ, तसव्वुर करें कि बे, तय, से, नून और ये इन सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी लिखी जाती थीं। इन हमशक्ल हुरूफ के ढांचों को लिसानी माहिरीन ऑचिग्राफीम्स का नाम देते हैं। इनके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता था जो इनमें तफरीक कर सके। ओह वाओ! ये तो पढ़ने वाले के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है, वाक़ई। यानी ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल आप अपने फ़ोन पर कोई टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे हों जिसमें लिखने वाले ने जल्दी में कोई वाउल्स यानी हुरूफ़-ए-इल्लत ना लिखे हों। सही मिसाल दी आपने, है ना? अगर अंग्रेज़ी में सिर्फ़ बी और टी लिखा हो, तो पढ़ने वाले को खुद सियाक़ो-सबाक़ से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये बैट है, बट है या बिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त के अरबी कारी को सिर्फ एक लकीर और गोलाई देखकर खुद फैसला करना होता था कि आया ये बे है या टे है। और यही वो मुकाम है जहां से इस सारी पेचीदगी का आगाज होता है। इस शदीद इब्हाम की वजह से इन किताबों को पढ़ना हर किसी के बस की बात तो थी नहीं। अब यहाँ दो मुतवाज़ी कहानियां चलती हैं। वो कौन सी? एक तरफ तो मजहबी अकीदत पर मबनी तारीख है, जिसे हम हैगियोग्राफी कहते हैं। ये रिवायती बयानिया हमें बताता है कि मतन मुकम्मल तौर पर ज़ुबानी रिवायत और सीना बसीना मुंतकिल होने की वजह से मानो अन महफूज रहा। यानी बस हिफ्ज किया हुआ था और लिखने का अमल तो बस एक रस्मी कार्रवाई थी। सही। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन मादी शवाहिद को देखते हैं तो एक बहुत ही मुतहर्रिक, पेचीदा और इंसानों की जद्दोजहद से भरपूर मटीरियल हिस्ट्री हमारे सामने आती है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये महज याददाश्त का इम्तिहान नहीं था जिसे लोग रवानी से कागज पर उतार रहे थे, बल्कि कातिब लिखते हुए बाकायदा जद्दोजहद कर रहे थे। बिल्कुल, लिखना एक मुश्किल और मेहनत तलब काम था। तो अगर इब्तिदाई मतन महज एक ऐसा ढांचा था जिसमें इतनी लचक और इब्हाम था, तो हमें कैसे पता चलता है कि बाद में किसी ने उसमें तब्दीलियां की हैं? वो कौन से ठोस तबई सबूत हैं जो इस किताब में पेश किए गए हैं? यह दिलचस्प सवाल है। देखें, ब्रू बेकर ने दुनिया भर की लाइब्रेरीज की खाक छानी और इन कदीम मखतूतात का बारीक बीनी से मुआयना किया और उन्होंने इन करेक्शंस को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया। अच्छा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो है इंसर्शंस यानी इजाफा करना। आप देखेंगे कि दो अल्फाज के दरमियान एक बहुत छोटी सी जगह है और वहां किसी ने बाद में एक नया लफ्ज इंतहाई बारीक लिखाई में ठूंस दिया है। जबरदस्ती फिट किया हुआ है। बिल्कुल। दूसरी किस्म इरेजर्स यानी मिटाना है, जहां बाकायदा स्याही को खुरचकर गायब किया गया है। सही। और तीसरी किस्म ओवर राइटिंग है, यानी पुराने लफ्ज को खुरचा और उसी जगह पर नया लफ्ज लिख दिया। लेकिन आ,
लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन टेक्निक दरियाफ्त हुई वो है पैलिम्सेस्ट्स। रुकें, ये पैलिम्सेस्ट्स का अमल कैसे काम करता है? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक उस दौर में कागज़ तो होता नहीं था। ये सब जानवरों की खालों यानी पार्चमेंट पर लिखा जाता था, जो कि इंतहाई महंगी चीज़ थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पूरी किताब या कोडेक्स तैयार करने के लिए सैकड़ों भेड़ों की खालें दरकार होती थी। ये इतनी कीमती चीज़ थी कि आप महज एक गलती की वजह से इस पूरा सफ़ा भेंग नहीं सकते थे। ज़ाहिर है। तो कातिब क्या करते थे कि अगर उन्हें किसी पूरे सफ़े का मतन तब्दील करना होता तो वो उस पूरे सफ़े को धोकर या पत्थर से रगड़ कर साफ कर देते थे। ओह! अच्छा, वॉश कर देते थे। हाँ, और फिर इस साफ किए गए सफ़े पर नया मतन लिख देते। इसे पैलिम्सेस्ट कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि उस दौर की स्याही में लोहा यानी आयरन गैल शामिल होता था। हुँ। इससे क्या होता है? वो स्याही खाल के मसामों में इतनी गहराई तक चली जाती थी कि सदियों बाद आज जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो वो पुरानी मिटाई गई स्याही के निशानात चमकने लगते हैं। क्या बात है! हाँ, और हम नए मतन के नीचे मौजूद पुराना मतन बआसानी पढ़ लेते हैं। ये तो वाकई ऐसा ही हुआ जैसे 8वीं सदी में किसी ने अपनी महंगी हार्ड ड्राइव को फेंकने के बजाय फॉर्मेट कर दिया हो। बिल्कुल। लेकिन आज के किसी जदीद डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर ने वो डिलीट किया हुआ डेटा वापस निकाल लिया हो। सही मिसाल दी आपने। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ एक मुख्तलिफ जाविया पेश करना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम इन तब्दीलियों को खामखा कोई पुरस्रार रंग दे रहे हों? किस तरह? मतलब फर्ज करें एक कातिब है, वो दमिश्क या कूफा में रात गए मोमबत्ती की रोशनी में घंटों से लिख रहा है। वो थक गया है, उसकी आंख झपकी और लिखते हुए उसने दूसरी लाइन की तरफ देखा और पूरी एक लाइन भूल गया। माहिरीन लिसानियात इस आम इंसानी गलती को पैरालैप्सिस कहते हैं, यानी नजर का चूक जाना। सही। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कातिब ने बस अपनी उस मामूली गलती को ठीक करने के लिए वो खराज छांट की हो? इसमें कोई शऊरी एडिटिंग या सेंसरशिप ना हो? आपका ये इस्तदलाल बज़ाहिर बहुत मंतकी लगता है और किसी को भी लगेगा कि ये वाकई एक थके हुए कातिब की मासूम सी गलती है। और देखें, ब्रूबेकर खुद भी तस्लीम करते हैं कि इनमें से कुछ तब्दीलियां यकीनन ऐसी ही आम इंसानी गलतियां हैं। हाँ, इंसानी फितरत है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम महज एक या दो नहीं बल्कि हजारों तशीहात का एक साथ जायजा लेते हैं तो ये थके हुए कातिब वाला नजरिया फौरन दम तोड़ देता है। अच्छा, वो कैसे? क्या इन तब्दीलियों में कोई खास रब्त था? जी हाँ, और यही इस पूरी तहकीक का सबसे अहम मोड़ है। इन बेशुमार खुराज छांट और एडिटिंग में एक बाकायदा पैटर्न नजर आया। पैटर्न? यानी किसी खास मकसद के तहत हो रहा था? बिल्कुल, ये तशीहात इसलिए नहीं की जा रही थीं कि पुराना मतन ग्रामर के लिहाज से गलत था या कोई लाइन छूट गई थी, बल्कि ये तशीहात एक मखसूस सिमत में की जा रही थीं। हम्म। इनका मकसद उस पुराने गैर मियारी मतन को बाद में आने वाले एक स्टैंडर्ड या मियारी मतन के मुताबिक ढालना था। यानी उन्हें तब्दील किया जा रहा था बाकायदा। हाँ, अगर हम इन तब्दीलियों को देखें तो वो सब की सब मतन को उस शक्ल की तरफ धकेल रही हैं जिसे हम आज 1924 के काहिरा एडिशन के नाम से जानते हैं। ओह वाओ! इसका सीधा सा मतलब ये है कि मतन को मियारी बनाने का ये अमल कोई अचानक रुनमा होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये एक बतदरीज यानी ग्रेजुअल अमल था जो सदियों तक इंसानी हाथों से जारी रहा। यानी बाद के अदवार में कातिब इन पुराने नुस्खों को खोलकर बाकायदा उनका ऑडिट कर रहे थे कि देखो आजकल जो हमारा रियासती या मंजूर शुदा स्टैंडर्ड चल रहा है ये पुराना नुस्खा उससे मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो लाओ ब्लेड पकड़ो और इसे खुरेच कर आज के हिसाब से ठीक कर दो। बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलें अब जरा इस किताब में दी गई कुछ ठोस मिसालों पर बात करते हैं। तबाही शवाहिद की कौन सी ऐसी मिसालें हैं जो इस एडिटिंग के अमल को बिल्कुल बेनकाब कर देती हैं? ब्राबिकर ने वैसे तो कई हैरत अंगेज मिसालें दी हैं, लेकिन फुस्तात उमैयद कोडेक्स की मिसाल सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। अच्छा, इसमें क्या खास है? यह दुनिया के कदीम तरीन और मशहूर मखतूतात में से एक है। इस नुस्खे में जब हम सूरह 3 की आयत 18 के मुकाम पर गौर से देखते हैं तो वहाँ वाज़े तौर पर नजर आता है कि लफ्ज़ अल्लाह को पहले मिटाया गया है
मिटाया गया है। हाँ, बाकायदा खाल को खुरचने के गहरे निशानात मौजूद हैं। और फिर हैरत की बात यह है कि उसी खुरची हुई जगह के बिल्कुल ऊपर दोबारा लफ्ज अल्लाह लिख दिया गया है। वेट, रियली? ये तो सरासर गैर मंतिकी बात है। अगर वहां पहले से ही अल्लाह लिखा हुआ था तो कोई उसे इतनी मेहनत से खुरच कर दोबारा वही लफ्ज क्यों लिखेगा? यही तो पॉइंट है। को काबिल कबूल नहीं था बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उसने उसे हमेशा के लिए मिटाकर वहां अल्लाह लिख दिया ताकि वो जगह खाली ना लगे और कोई शक ना करे। और यही तबाही शवाहिद की असली ताकत है। वो हमें चीख चीख कर बताते हैं कि वहां इंसानी मुदाखलत हुई है। वाकई। कोई और सवाल है वैसे? हाँ, इसी तरह की एक और बहुत दिलचस्प दरियाफ्त लफ्ज रिस्क के हवाले से है। ब्रूबेकर की तहकीक बताती है कि इन इब्तिदाई मखतूतात में जिस एक मखसूस लफ्ज के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा खुरच छांट की गई वो रिज्क और इससे जुड़े अल्फाज हैं। अच्छा, रिस्क। जी, मिसाल के तौर पर 8वीं या 9वीं सदी के एक मखतूत में सूरह 8 की आयत 3 के मुकाम पर एक बड़ा अजीब मंजर देखने को मिलता है। क्या मंजर है? वहाँ कातिब ने पूरी की पूरी एक लाइन को बादर्दी से मिटा दिया है और उसकी जगह नया मतन लिखा है। लेकिन मसला ये था कि जो जगह मिटाई गई थी वो काफी तवील थी और जो नया मतन वहां फिट करना था वो अल्फाज में बहुत कम था। ओ, तो फिर उन्होंने उस खाली जगह को कैसे भरा? क्या वो जगह वैसी ही खाली छोड़ दी? नहीं नहीं, कातिब ने बड़ी होशियारी से काम लिया यहाँ। उसने लफ्ज रज़क़नाहुम यानी जो हमने उन्हें रिस्क दिया इसके हरूफ को रबर की तरह खींच कर लंबा कर दिया। अच्छा, स्ट्रेच्ड आउट कर दिया। बिल्कुल, ताकि वो एक लफ्ज उस पूरी खाली लाइन पर फैल जाए और देखने वाले को फौरन अंदाजा ना हो कि यहाँ से कुछ गायब किया गया है। ये सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जैसे इम्तिहान में जब हमें जवाब नहीं आता था लेकिन हम चाहते थे कि हमारा सफ़ा भरा हुआ लगे तो हम अल्फाज को बहुत दूर दूर और खींच कर लिखते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही टेक्निक इस्तेमाल हुई है यहाँ। लेकिन मजाक अपनी जगह एक तारीखी और मुक़द्दस समझे जाने वाले नुस्खे में पूरी एक लाइन को गायब करना और फिर खींच तान कर नए अल्फाज को उस तरह फिट करना ये वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि वहाँ कोई ऐसा जुमला मौजूद था जो उस वक्त के रियासती या मजहबी बयानिए से टकरा रहा था। 100%। और यही इस रिसर्च का आशय मरकजी है। अच्छा, इन खुरशने के तरीकों के अलावा इस किताब में कुछ मकामात पर पेवंदकारी या टेपिंग्स का भी जिक्र आया है। क्या ये टेपिंग्स महज किताब को महफूज रखने का तरीका था? देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है। जाहिर है चमड़े के औराक वक्त के साथ फट जाते हैं और उन पर टेप लगाना एक आम मुरम्मती काम मालूम होता है। लेकिन क्या? लेकिन ब्रूबेकर ने दरियाफ्त किया कि कुछ मकामात पर यह टेप महज मुरम्मत के लिए नहीं बल्कि एक सेंसरशिप के टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई। ओह वाओ! कैसे? मिसाल के तौर पर सूरह 13 की आयत 11 और 12 वाले सफ़े पर वहां कातिब ने पहले एक पुरानी टेप लगाई और फिर हैरत अंगेज तौर पर उस टेप के ऊपर नया मतन लिख दिया। क्या? हाँ, और ये नया मतन इर्द गिर्द की पुरानी लिखाई के अंदाज और रोशनाई से भी कदरे मुख्तलिफ नजर आता है। यानी वो टेप कागज को जोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि वो तो 8वीं सदी का वाइट आउट या मिटाने वाला फ्लूइड साबित हुआ। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। उन्होंने टेप को पुराने गैर मियारी मतन के ऊपर चिपका दिया ताकि वो हमेशा के लिए छुप जाए और फिर इस टेप के बिल्कुल ऊपर वो मतन लिख दिया जो उस दौर में नया स्टैंडर्ड बन चुका था। ये तो बाकायदा एक मुनज़्ज़म एडिटिंग है। जी हाँ। लेकिन ऐसी बाकायदगी में भी क्या ऐसा कभी हुआ कि इन कातिबों ने इतनी एहतियात से एडिटिंग की हो और फिर भी उनसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसने इनका सारा भरम खोल दिया हो? जी हाँ, और ऐसे तबाही शवाहिद को हम पार्शल करेक्शन यानी जुज़वी तस्हीह का नाम देते हैं और मेरे ख्याल में ये इस किताब का सबसे सनसनीखेज हिस्सा है। अच्छा, वो क्या था? किताब में मिसाल नंबर 10 जो सूरह 2 की आयत 137 के बारे में है वो वाकई एक शाहकार है। उसमें क्या हुआ? कातिब ने उस पुराने जुमले को नए म्यारी जुमले में बदलने के लिए दरमियानी अल्फाज को ब्लेड से खुरचा। उसने पुराने अल्फाज मिटा दिए? लेकिन इस खुराचने के अमल में जल्दबाजी या कम रोशनी की वजह से शायद पुराने लफ्ज का एक इंतहाई छोटा सा हिस्सा जिसे हम उर्दू में शोशा और अंग्रेजी में डेंटिकल कहते हैं वो खुराशना भूल गया।
और वो रोशनाई का छोटा सा निशान वही रह गया। वेट, एक मिनट। तो उन्होंने पूरा लफ्ज उड़ा दिया, लेकिन स्याही का एक मामूली सा कतरा या शोशा छोड़ दिया। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंतहाई माहिर चोर बैंक की पूरी तिजोरी तो साफ कर जाए, लेकिन भागते हुए अपना शनाख्ती कार्ड वहीं फर्श पर भूल जाए। क्या खूब मिसाल दी आपने। तो इस एक शोशे के छूट जाने से क्या फर्क पड़ा? इसने क्या गड़बड़ कर दी मतन में? इस एक शोशे ने पूरे आयत की ग्रामर को एक ऐसे तजाद में फंसा दिया जिसका कोई हल नहीं था। अच्छा। हाँ, देखें, अगर हम इस बाकी रह जाने वाले शोशे को पुराने मतन का हिस्सा मानकर पढ़ें, तो उसका तर्जुमा बनता था, अगर वो इस पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो, यानी इफ दे बिलीव इन दैट विच यू हैव बिलीव्ड। सही। लेकिन 1924 के कैरा के म्यारी मतन में ये जुमला ऐसे है, अगर वो इसकी तरह ईमान लाएं, यानी इफ दे बिलीव सिमिलरली। ओ, मीनिंग में डिफरेंस आ गया। बिल्कुल, कातिब ने पुराने जुमले को मिटाकर नया जुमला तो बना दिया, लेकिन इस एक शोशे की मौजूदगी की वजह से उस मखसूस मखतूते की वो आयत ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल बेमानी, नामुकम्मल और अजीब व गरीब हो गई है। हम्म। ये शोशा एक तरह का फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट है, जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ एक इंसानी हाथ ने मुदाखलत की है और तदवीन का अमल अधूरा रह गया है। ये वाकई जहन को झंझोड़ देने वाली बात है। तो अब हम जरा कदम पीछे हटाते हैं और इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सही। हमने खुरचने, मिटाने, टेप लगाने और वो शोशा छूट जाने की तफसीलन बात की, लेकिन इन तमाम मादी शवाहिद का पस मंज़र क्या है? यानी इन तब्दीलियों के पीछे असल मुहर्रिक क्या था? वो कौन सी कुव्वत थी जो इन कातिबों को इस कांट छांट पर मजबूर कर रही थी? इस बड़ी तस्वीर और मुहर्रिक को समझने के लिए हमें एक और तसव्वुर को जानना होगा, जिसे मुतय्यन करातों यानी वेरिएंट रीडिंग्स कहा जाता है। कराते। जी, रिवायती बयानिया हमें ये बताता है कि अल्फाज को पढ़ने और तलफ़्फ़ुज़ के ये मुख्तलिफ तरीक़े ज़बानी तौर पर पहले से ही मंजूर शुदा थे और एक ख़ास नज़्म व ज़ब्त के तहत चल रहे थे। सही। लेकिन जब हम इन इब्तिदाई मखतूतात को देखते हैं, तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। इब्तिदाई दौर के कातिब बज़ाहिर किसी ख़ास पैटर्न, असूल या किसी मरकज़ी अथॉरिटी के बगैर इन मुख्तलिफ क़िराअतों के दरमियान झूल रहे थे। अच्छा, यानी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि उनके पास अल्फाज को चुनने की एक वसी आज़ादी थी। वो एक ही सफ़े पर मुख्तलिफ अंदाज अपना रहे थे। तो फिर ये आज़ादी अचानक ख़त्म कैसे हो गई? कातिब क्यों एक ही सफ़े पर मुख्तलिफ किरातें इस्तेमाल करे रहे थे और बाद में उन्हें क्यों मिटाया गया? क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, नई सल्तनतें कायम हुईं और उनका दायरा-ए-कार वसी हुआ, तो रियासत को ये एहसास हुआ कि मतन में ये तनव्वुर और लचक उनके इंतज़ामी और नज़रियाती कंट्रोल के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। कंट्रोल की बात आ गई थी। बिल्कुल, सल्तनत को यकजहती और कंट्रोल के लिए एक वाहिद ठोस और नाकाबिले तग़य्युर मतन की ज़रूरत थी। चुनाचा इसे मियारी बनाने या स्टैंडर्डाइजेशन का अमल शुरू हुआ। सही। ये कोई आसमान से उतरा हुआ मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये बाकायदा एक रियासती और इंतज़ामी फ़ैसला था। बाद में आने वाले कातिबों को ये टास्क दिया गया कि वो पुराने मखतूतात को तलाश करें। और जहां जहां मतन इस नए रियासती मियार से नहीं टकराता, उसे मिटाकर यकसा कर दे। यानी ये सब शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज जिस किताब को अरबों लोग पढ़ते हैं, वो यकदम किसी एक लम्हे में इसी हूबहू शक्ल में तैयार होकर नहीं आ गई थी जिसमें आज ये छपी ही मौजूद है। सही कहा आपने। और सीखने वालों के लिए या तारीख के तालिब इल्मों के लिए ये जानना इंतहाई अहम है। ये मालूमात सिखाते हैं कि कोई भी मतन, चाहे वो कितना ही मुकद्दस क्यों ना समझा जाता हो, वो खला में परवान नहीं चढ़ता। बिल्कुल। इन तशरीहात से हमें मालूम होता है कि इसकी तरसील एक इंसानी अमल था जो सदियों तक इर्तिका पजीर रहा। इसमें इंसानों के हाथ शामिल थे, उनकी थकावट शामिल थी, वो गलतियां करते थे, फिर उन्हें सुधारते थे और बसा औकात अपने दौर की सियासी, रियासती या मजहबी तरजीहात के मुताबिक पुराने मतन को नए म्यारात में ढालते थे। और जब हम इस जाविये से इन चीज़ों को देखते हैं, तो ये हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच को जन्म देता है।
हम तमायाती कहानियों और हकीकी तारीख के दरमियान फ़र्क करना सीखते हैं। जबरदस्त। तो अगर हम आज की इस पूरी तफसीली गुफ्तगू का निचोड़ निकालें, तो वो ये है कि इब्तिदाई मखतूतात महज एक जामिद, साकित और कभी ना बदलने वाला मतन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन पर मौजूद मिटाए जाने के निशानात, इजाफे, खींचे गए अल्फाज और वो छोटे-छोटे शोशे हमें तरसील की एक इंतहाई मुतहर्रिक, इंसानी और मादी तारीख सुनाते हैं। ये औराक खामोश नहीं है। हाँ, ये वाकई बातें करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई भी किताब आज जिस हतमी शक्ल में हमारे सामने है, वो दरअसल एक तवील इंसानी सफ़र, सियासी फैसलों और कांट-छांट के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। और तारीख के सफ़र और इंसानों की इस जद्दोजहद को इन तबाही शवाहिद की रोशनी में समझना ही हकीकी इल्म की बुनियाद है। बिल्कुल। जब हम किसी पुरानी तारीखी इमारत को देखते हैं ना, तो उसकी दीवारों में हमें दरारें या नए पैबंद नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आम देखने वाला शायद सोचे कि इमारत शुरू से ही कमजोर थी, लेकिन एक माहिर ये देखेगा कि इन दरारों को एक्टिवली ठीक किया जा रहा था। सही कहा आपने। और शो के इस हिस्से में हम देखेंगे कि और स्कॉलर्स ने ब्रूबैकर के आर्ग्यूमेंट्स का क्या जवाब दिया है और ये क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है, और ख़ुद ब्रूबैकर ने इन एतराज़ात का क्या जवाब दिया है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा जो मरकज़ी सवाल है ना, वो बड़ा वाज़ेह है। क्या इब्तिदाई कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो फ़िज़िकल तब्दीलियाँ हैं, क्या वो किसी अर्ली टेक्सचुअल फ्लेक्सिबिलिटी को ज़ाहिर करती हैं, जैसा कि डैनियल ब्रूबैकर का दावा है, या फिर ये महज आम स्क्राइबल एरर्स थे, यानी कश्की की गलतियां जिन्हें एक मजबूत स्टैंडर्ड के तहत ठीक किया गया। मैं इस बहस में मंसूर अहमद, फरीद अल बहरीनी और हैतम सिद्दकी जैसे मुहक्किकीन का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। अच्छा, उनका मानना है कि ब्रूबैकर ने वाज़े इंसानी गलतियों को लचक का रंग दे दिया है और ये तब्दीलियां किसी लचक का नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड उथमानिक टेक्स्ट के मौजूद होने का सबूत हैं। ठीक है। और मैं इस अप्रोच को डिफेंड करूंगा कि ब्रूबेकर की फाइंडिंग्स हमें फिजिकली ये दिखाती हैं कि अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स में बाकायदा इंसानी मुदाखलत शामिल थी। मुदाखलत, लेकिन किस तरह की मुदाखलत? एडिटिंग और करेक्शंस। ये ऑन डॉगमेटिक क्लेम्स को चैलेंज करता है जो कहते हैं कि टेक्स्ट पहले दिन से ही परफेक्ट और अनटचेबल था। ब्रूबेकर ने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एज फिजिकल ऑब्जेक्ट स्टडी किया है और उस एविडेंस को हम इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, एविडेंस जमा करना एक चीज़ है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन यानी उसे समझना बिल्कुल अलग बात है। मंसूर अहमद और फरीद अल बहरीनी ने अपनी किताब द इनसिग्निफिकेंस ऑफ करेक्शंस में क्लियर किया है कि ब्रूबेकर जिन तब्दीलियों को फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं, वो दरअसल कॉपीइस्ट की सबसे आम गलतियां हैं। आम गलतियां? मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें इतना इजीली डिसमिस कर सकते हैं। नहीं, मतलब सोचे ना, जब एक इंसान घंटों तक मादाशम रोशनी में हाथ से लिखता है तो उसकी तवज्जो भटकती है, वो एक लाइन मिस कर देता है या वर्ड्स रिपीट कर देता है। ब्रूबेकर का मसला ये है कि उन्होंने इन ह्यूमन एरर्स को एक वैलिड अल्टरनेटिव रीडिंग समझ लिया। अगर अर्ली मुस्लिम्स के पास कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं, तो उन्होंने इन गलतियों को करेक्ट किस बेस पर किया? आपने स्टैंडर्ड की बात की, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स होने का ये मतलब तो नहीं ना कि टेक्स्ट ऑर्गेनिकली इवॉल्व नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पैलिम्सेस्ट्स की बात करना चाहता हूँ। पैलिम्सिस्ट्स, यानी वो पेजेस जिन्हें रगड़ कर दोबारा लिखा जाता था। एग्जैक्टली। अर्ली सदियों में पार्चमेंट यानी झिल्ली बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो लोग पुराने टेक्स्ट को साफ करते थे और ऊपर नया टेक्स्ट लिखते थे। ब्रूबेकर की रिसर्च दिखाती है कि ऐसे बहुत से पैलिम्सेस्ट अर्ली कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में मौजूद हैं जहां पूरी पूरी लाइंस ढोकर दोबारा लिखी गई। सही, मटेरियल एक्सपेंसिव था तो रीयूज होता था। पर ये महज एक थके हुए स्क्राइब की छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, ये एक मैसिव एडिटोरियल एक्शन है। ये टेक्स्ट पर चलने वाली अमली सरगर्मी को दिखाता है। आप इस लेवल के एडिटोरियल वर्क को सिर्फ स्क्राइबल एरर कहकर साइड पर नहीं कर सकती। मैं पैलिम्सेस्ट्स की मटेरियल रियलिटी या पर्चमेंट की कॉस्ट से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, लेकिन मसला तब आता है जब हम ब्रूबेकर के अपने चुने हुए स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
वहाँ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की थियरी कंप्लीटली टूट जाती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अहमद और बहरीनी की बुक से एग्जाम्पल 11 देख लें। एक मैन्युस्क्रिप्ट में स्क्राइब लाइन के आखिर तक पहुंचता है, उसे लफ्ज अल्लाह लिखना है, पर वो सिर्फ पहला हर्फ अलिफ लिखता है क्योंकि पेपर का एज आ गया था। लाइन खत्म हो गई तो हाँ, फिर जब वो अगली लाइन शुरू करता है तो वो भूल जाता है कि उसने पिछला लफ्ज पूरा नहीं किया था और नया वर्ड शुरू कर देता है। बाद में किसी करेक्टर ने आकर इस ओमिशन को ठीक किया और अल्लाह मुकम्मल किया। सही, तो उसे किसी ने करेक्ट किया। बिल्कुल, पर मजे की बात यह है कि ब्रू बेकर कहते हैं उन्हें नहीं पता कि करेक्शन से पहले का मतन क्या अहम मानी रखता था। ये तो अब बिल्कुल एब्सर्ड लॉजिक है ना। एक आधा लिखा हुआ वर्ड जो नेचुरली कोई सेंस मेक नहीं कर रहा, उसे आप लचक का नाम कैसे दे सकते हैं? मैं मानता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी आइसोलेटेड ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, लेकिन आप डेलिबरेटली उन एग्जाम्पल्स को चेरी पिक कर रही हैं जहाँ टाइपो ऑब्वियस है, ताकि आप ब्रू बेकर के ओवरऑल आर्ग्यूमेंट को वीक दिखा सकें। नहीं, चेरी पिकिंग हम नहीं कर रहे, ब्रू बेकर खुद कर रहे हैं। देखें, ब्रू बेकर ने हजारों ऐसी करेक्शंस डॉक्यूमेंट की हैं जहां एंटायर फ्रेजेस चेंज किए गए हैं, जहां प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को इंटेंशनली मॉडिफाई किया गया है। हम सिर्फ एक अलिफ की मिसाल से उनकी पूरी रिसर्च तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो चलिए एग्जाम्पल 18 को ले लीजिए, जो सूरा अल नाम की आयत 40 से मुतालिक है। यहाँ अरबिक ग्रामर का एक बड़ा बेसिक फंक्शन इग्नोर किया गया। इसमें क्या इश्यू था? इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक मुअन्नस इसम यानी फेमिनिन नाउन अल-साआ स्क्राइब से स्किप हो गया था। ओके, अल-साआ यानी क़यामत की घड़ी। बिल्कुल। अब अरबिक ग्रामर में अगर वर्ब फेमिनिन है तो उसके आगे उसका फेमिनिन नाउन आना लाजिमी है। अगर आप उस नाउन को निकाल दें तो सेंटेंस ग्रामेटिकली टूट जाता है। सही। नाक़िदीन यही पूछते हैं कि एक ऐसे जुमले को जो स्ट्रक्चरली ही गलत है, उसे ब्रूबकर इब्तदाई मुतबद्दिल मतन कैसे कह सकते हैं? अगर आपको टेक्स्ट को फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टडी करना ही है तो आपको उसकी बेसिक लिंग्विस्टिक्स को तो अकाउंट में रखना होगा ना। आपका पॉइंट लिंग्विस्टिक्स के हवाले से वाकई वैलिड लगता है, लेकिन आप मेरे बुनियादी सवाल को बाईपास कर गई। अच्छा, किस तरह? अगर हम इन तमाम एग्जाम्पल्स को, चाहे वो एग्जाम्पल 18 हो या कोई और, सिर्फ ग्रामर की गलती का लेबल लगाकर साइड पर कर दें तो हम इस मटेरियल हिस्ट्री को प्रैक्टिकली मिटा रहे हैं ना। मिटा नहीं रहे हम, उसे सही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। लेकिन ब्रूबेकर का असल आर्ग्यूमेंट ये थोड़ी है कि हर गलती एक नया कुरानिक वेरिएंट है। उनका पॉइंट ये है कि स्क्राइबल एरर एक ऐसी छतरी बन चुका है जिसके नीचे ट्रेडिशनलिस्ट्स अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स की मेसी फिजिकल रियलिटी को छुपाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, देखें, ब्रूबेकर हमें वहां मौजूद इंक का रंग, उस ठीक करने वाले की हैंड राइटिंग और टाइम पीरियड बता रहे हैं। ये दिखाता है कि अर्ली सोसाइटी में इन टेक्स्ट को ट्रीट कैसे किया जाता था। ये वर्किंग डॉक्यूमेंट्स थे। अगर टेक्स्ट इतना ही फिक्स्ड होता तो इनमें इतनी तब्दीलियां ना होती। मैं आपकी इस अजम्पशन को एग्रेसिवली चैलेंज करूंगी कि ट्रेडिशनली टेक्स्ट को शीशे के केस में ठीक और महफूज समझा गया। किसी एकेडमिक ने यह दावा नहीं किया, और यहाँ मैं हेथम सिद्दकी की क्रिटिक का हवाला देना चाहूंगी। सिद्दकी ने क्या पॉइंट रेज किया था? सिद्दकी ने टेक्स्ट की फिजिकल हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की मेथोडोलॉजी पर बात की है। फर्ज करें कि 100 स्टूडेंट्स एक ही ब्लैक बोर्ड से नोट्स उतार रहे हैं। ओके। 99 स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सेंटेंस कॉपी करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट से एक वर्ड छूट जाता है और बाद में वो उस वर्ड को ऊपर लिख देता है। अगर आप उसे एक रजिस्टर को देखें तो आप क्या नतीजा निकालेंगे? यही कि उसने कॉपी करने में गलती की। एग्जैक्टली। और आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप तकाबुली मुताला यानी कंपैरेटिव एविडेंस यूज करते हैं। सिद्दीकी यही पॉइंट आउट करते हैं कि ब्रूबाकर का मेथड फेटली फ्लॉड है क्योंकि उन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज ही नहीं किया। तो आपका मतलब है उन्होंने सिर्फ आइसोलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स देखे? बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ उस एक इंडिविजुअल मैन्युस्क्रिप्ट को आइसोलेट करके देखा, कटी हुई लाइन देखी और कंक्लूड कर लिया कि मतन में लचक थी, जबकि उन्हें कंटेम्प्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपस में कंपेयर करना चाहिए था। ये हिस्टोरिकली एक ब्लाइंडर है। मैं इस कंपैरेटिव मेथड की लॉजिक को डेफिनेटली एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन यहाँ हमें खुद ब्रूबाकर के रिस्पॉन्स को भी तो टेबल पर रखना होगा ना। उन्होंने क्या दिफा किया अपना? ब्रूबाकर ने सिद्दकी की क्रिटिक का बाकायदा जवाब दिया है और कहा है कि क्रिटिक्स ने उनकी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरस्टेट करके एक स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट खड़ा किया है। स्ट्रॉ मैन कैसे? हम तो उन्हीं की किताब की बात कर रहे हैं।
क्योंकि ब्रूबाकर क्लैरिफाई करते हैं कि उन्होंने कहीं ये दावा नहीं किया कि ये करेक्शंस राइवल कुरान्स या अलग पैरेलल ट्रेडिशंस थीं। उनकी किताब किसी स्टैंडर्ड उस्मानिक टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करती। अच्छा, तो फिर उनका असल पॉइंट क्या है? उनका फोकस सिर्फ मटेरियल कल्चर पर है। जब लोग फिजिकली टेक्स्ट को ऑल्टर कर रहे हैं, कहीं खुरच रहे हैं, कहीं ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन ऑल्टरेशंस के पीछे कोई इंटेंशन थी। मतन रिफाइन हो रहा था। अगर स्टैंडर्ड एब्सोल्युटली फिक्स था, तो ये मैनुअल एडिटोरियल प्रोसेस परफॉर्म ही क्यों किया जा रहा था? ये दिफा काफी वीक है क्योंकि आप फिर से मैकेनिज्म को इग्नोर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि गलतियां होंगी ही नहीं। स्टैंडर्ड होने का मतलब है कि गलतियों को पकड़कर एक स्पेसिफिक नॉर्म के मुताबिक ठीक किया जाएगा। सही, नॉर्म के मुताबिक लाना। और इस निज़ाम को समझने के लिए डॉक्टर तैयार अल्टी कलाच की रिसर्च बहुत अहमियत रखती है। वो अर्ली इस्लामिक माशरे के ओरल रिटन इकोसिस्टम की बात करते हैं। आप इसे ऐसे समझें जैसे एक बड़ी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रही है। ऑर्केस्ट्रा की मिसाल। हाँ, अगर एक सेलिस्ट की शीट म्यूजिक में एक नोट मिसप्रिंट हो गया है, तो वो सेलिस्ट रैंडमली गलत नोट नहीं बजाएगा, क्यों? क्योंकि पूरे ऑर्केस्ट्रा को वो साउंड जुबानी याद है। वो कलेक्टिव ईयर उस पेपर की गलती को फौरन पकड़ लेगा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। अर्ली मुस्लिम सोसाइटी ऐसी ही एक ऑर्केस्ट्रा थी। वहां प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कागज था ही नहीं, हाफिजा था। अगर स्क्राइब से लिखते वक्त गलती होती थी, तो कम्युनिटी का कलेक्टिव हाफिजा उस एरर को स्पॉट करता था और पेपर पर उसे ठीक किया जाता था। ये लचक नहीं, नॉर्म एनफोर्समेंट थी। आपने ऑर्केस्ट्रा की जो मिसाल दी है ना, वो वाकई सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा रुकिए। सोचें कि आप इस मिसाल के जरिए इम्प्लिसिटली एडमिट क्या कर रही हैं? क्या एडमिट कर रही हूँ? आप तस्लीम कर रही हैं कि शीट म्यूजिक यानी फिजिकल रिटन टेक्स्ट इम्परफेक्ट था, उसमें मिसप्रिंट्स थे और उसे करेक्ट करने की जरूरत पेश आती थी। हाँ बिल्कुल, फिजिकल मटेरियल इम्परफेक्ट होता है, हम इस पर तो अग्री करते हैं। और यही तो ब्रूबेकर का इंटायर पॉइंट है। अवाम में और बहुत से नॉन क्रिटिकल हलकों में ये एब्सोल्यूट अजम्पशन मौजूद है कि कुरान जादुई तौर पर पहले दिन से ही परफेक्टली कागज पर मुंजमद शक्ल में मौजूद था। सही। ब्रूबेकर हमें वो ह्यूमन हैंड्स दिखा रहे हैं जो इम्परफेक्ट पेपर से स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी ही लिखी हुई चीजों को वापस जाकर चेंज कर रहे थे। हम इन दोनों बातों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों समझ रहे हैं? क्या मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मेरा मतलब है कि द फिजिकल टेक्स्ट वाज मेसी एंड रिक्वायर्ड एडिटिंग, जो ब्रूबेकर का पॉइंट है, और एट द सेम टाइम द ओरल कम्युनिटी हैड अ सिस्टम टू एडिट इट, जो क्रिटिक्स का पॉइंट है। दोनों सच्ची हो सकती हैं। क्रिटिक्स ब्रूबेकर के मटेरियल डेटा को इसलिए अंडरमाइन कर रहे हैं क्योंकि उससे उनके डॉगमेटिक व्यू को धक्का लगता है। मैं एग्री करूंगी कि डॉगमेटिक हलकों में फिजिकल ट्रांसमिशन को गैर ज़रूरी तौर पर फ्लॉलेस समझा जाता रहा है, और इस सेंस में ब्रूबेकर ने मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़ को एक हाईली नीडेड शॉक दिया है। उन्होंने डिबेट खोल दी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में पेवंदकारी मौजूद है। इस क्रेडिट को हम उनसे छीन नहीं सकते। एग्जैक्टली, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन मेरा पुशबैक इस बात पर है कि एकेडमिक डिसिप्लिन में अल्फाज के मायने बहुत डीप होते हैं। जब ब्रूबेकर इसे टेक्सचुअल फ्लेक्सिबिलिटी का टैग देते हैं तो वो हिस्टोरिकली गलत है। आपके ख्याल में लचक का सही मतलब क्या होना चाहिए था? अगर वाकई लचक होती, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की इन वेरिएशंस को इंडिपेंडेंट पैरेलल ट्रेडिशंस के तौर पर सर्वाइव करना चाहिए था। लेकिन एविडेंस बताता है कि ऐसी कोई राइवल ट्रेडिशंस पेपर पर सर्वाइव नहीं की। टेक्स्ट वापस उस्मानिक बेंचमार्क पर आ गया। इसलिए मंजूर अहमद जब कहते हैं कि दीज करेक्शंस आर इनसिग्निफिकेंट, तो वो ठीक कहते हैं। दे आर स्टैटिस्टिकल नॉइज। नॉइज हो या सिग्नल, ये डिपेंड करता है कि आप एविडेंस को किस लेंस से देख रहे हैं। ब्रूबेकर ने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनके असली हालात में डिस्क्राइब किया। उन्होंने टेक्सचुअल हिस्ट्री को एज अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट, एज अ लिविंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया। ये सच है कि उस्मानिक स्टैंडर्ड प्रिवेल कर गया, लेकिन उस अर्ली विंडो ऑफ टाइम में टेक्स्ट एक एब्सोल्यूट अनटचेबल ऑब्जेक्ट नहीं था। और यही इख्तिलाफ इस मुबाहिसे को इतना रिच बनाता है। ब्रूबेकर का डाटा इनवैल्यूएबल है, लेकिन उनके क्रिटिक्स ने स्ट्रक्चरल लॉजिक, लिंग्विस्टिक्स और तकाबली मुताले के जरिए उस डेटा की ज्यादा एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन दी है। यह प्रूव करता है कि हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड कितना पावरफुल टूल है। एब्सोल्युटली।
हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस बहस ने आपको एक नया और गहरा नजरिया दिया होगा। हम स्ट्रिक्टली एनकरेज करते हैं कि आप जाकर ये लिटरेचर खुद पढ़ें। डैनियल ब्रूबेकर की किताब करेक्शंस इन अर्ली कुरान मैन्युस्क्रिप्ट्स उठाएं हाँ, और उसके काउंटर में मंसूर अहमद और फरीद अल बहरैनी की किताब द इनसिग्निफिकेंस ऑफ करेक्शंस को भी एक्सप्लोर करें। हैथम सिद्दीकी के एकेडमिक पेपर्स पढ़ें। टेक्सचुअल हिस्ट्री को एक रियल वर्ल्ड फिनोमेनॉन के तौर पर समझने की कोशिश करें। ये टेक्स्ट आसमान से सीधा किताबों की शक्ल में नहीं तबके। इन्हें इंसानों ने लिखा, मिटाया और ठीक किया। हमारा काम आप तक दोनों पर्सपेक्टिव्स की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स पहुंचाना था, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल जहन खुद बना सकें। बिल्कुल सही, खुद पढ़ें और अपने नतीजे पर खुद पहुंचें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज दी डिबेट में हमारे साथ शामिल हुए। पढ़ते रहिए, क्रिटिकली सोचते रहिए और खुद सच्चाई की तलाश में इस इंटेलेक्चुअल सफर को आगे बढ़ाते रहिए। हमने बात की कि कातिबों ने इन मखतूतात में काट-छांट की, लेकिन जरा उस दौर की माशियत और समाजी ढांचे पर भी तो गौर करें। सही। 7वीं और 8वीं सदी में ये चमड़े के मखतूतात तैयार करना कोई सस्ता या आम काम नहीं था। एक ज़ख़ीम किताब तैयार करने के लिए सैकड़ों जानवरों की खालें इस्तेमाल होती थीं। इनके औराक पर सोने का पानी यानी गोल्ड लीफ चढ़ा होता था। और इनमें शानदार ज्योमेट्री इस्तेमाल की जाती थी। ये किताबें कोई आम आदमी की डायरी तो थी नहीं जो हर घर में पाई जाती। यकीनन ये उस दौर की इंतहाई महंगी प्रॉपर्टी और स्टेटस सिंबल थे। ये बेपनाह दौलत और अमारत की अलामत समझे जाते थे बिल्कुल। तो फिर सोचने की बात ये है कि अगर ये मखतूतात इस कदर कीमती थे, अगर ये उस दौर की सुपर पावर्स, बादशाहों और मुआशरे के ताकतवर तरीन तबके की मिल्कियत थीं, तो इन महंगे तरीन सफ़हात पर ब्लेड चलाने, उन्हें खुरचने और उनके मतन को तब्दील करने का इख्तियार आखिर किसके पास था? बहुत अहम सवाल है ये। क्या एक आम कातिब या कोई आम शहरी अपनी मर्जी से सल्तनत के सबसे महंगे नुस्खे को ब्लेड से खुरचने की जुर्रत कर सकता था? हरगिज नहीं। तो फिर ये तब्दीलियां किसके हुक्म पर हुई? सही। क्या ये तब्दीलियां महज ज़बान को ठीक करने के लिए की गई कि बाद के अदवार में जब नई सल्तनतें और खिलाफतें बन रही थीं, तो उस वक्त की सियासी और मुआशी ताकत का भी स्टैंडर्डाइजेशन के अमल में कोई फैसला कुन हाथ था? हाँ। क्या इन मखतूतात पर होने वाली ये खुराज छांट महज अल्फाज की जंग थी, या दरअसल ये इक़्तिदार और बयानिए को कंट्रोल करने की जंग थी? ये वो सवाल है जिस पर हमारे सुनने वालों को खुद तहकीक करनी चाहिए और गौर करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, मखतूते पर कटे हुए अल्फाज सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या मिटाया गया, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि मिटाने वाले हाथ में कितनी ताकत थी। आज के लिए बस इतना ही।